हेलो किसान भाइयों, मित्रों, आपको नमस्कार। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था धान में बाली निकलने से पूर्व आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बारे में मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था और आज मैं आपको बालियां निकलते समय जब दुग्धावस्था होता है उस समय जब बालियां निकलती हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और किन किन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिससे आपकी बालियां अच्छी निकले धान की और पैदावार आपकी अच्छी हो। तो आज आपको हम बालियां निकलने के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली है कि यूरिया का प्रयोग आप न करें। हमने इसके पहले जब वीडियो बनाया था तो उसमें भी जोर दिया था कि जब गोभा अवस्था आता है उसके पहले आप यूरिया का प्रयोग करना बंद कर दें। इसका कारण भी हमने बताया था कि अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे या नाइट्रोजन वाली जो भी उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाती है और जो है रिप्रोडक्टिव फेज यानी जो बालियां निकलने की स्थिति आती है वो जो है आगे चली जाती है। तो इससे आपके पैदावार पर बहुत असर पड़ता है, समय से पैदावार नहीं होता वो आगे खिंच जाता है। तो ये हो गया, यूरिया का प्रयोग न करें, इसका कारण बता दिया। अगला जो है वो चीज़ है कि नमी आप बराबर रखिए, नमी बरकरार रखिए। खासकर जो है जो ऊपर हार वाले जो आप खेत में धान की बुआई या रोपाई करते हैं उस कंडीशन में काफ़ी दिक्कत होती है। नमी रखना एक बड़ा जो है कठिनाई वाला कार्य होता है। निचले क्षेत्रों में तो चल जाता है लेकिन ऊपर वाले क्षेत्रों में दिक्कत होता है। और नमी आप समझ लीजिए कि जब बालियां बनती है तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है धान में। अब मैं बता दूं आपको कि जो बालियां बनती हैं उसमें जो है उसमें जब 95% भाग जो है पानी होता है, इसीलिए पानी का जो है महत्व उस समय है। 95% पानी होता है, 5% जो है अन्य मटेरियल्स होते हैं। तो उस समय नमी आप बरकरार रखें, अन्यथा आप समझ लीजिए कि बालियां जो दाने पड़ेंगे वो श्रृंखल दाने होंगे यानी सिकुड़े हुए दाने होंगे और पैदावार आपकी बहुत ही मारी जाएगी। ये हो गया। अगला चीज़ है कि आप जो है जब नाइट्रोजनिक उर्वरक आप नहीं देंगे तो उस समय आपको देना क्या है, जो ऐसी उर्वरक देना है जिसमें फास्फोरस और पोटास हो, नाइट्रोजन उसमें न हो। तो इसके लिए बेहतर जो है एक उर्वरक है जो है 05234 NPK आता है 05234, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। 52% जो है आपका फास्फोरस होता है, 34% जो है पोटास होता है। तो इसको आप जो है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो जो है दाने का भराव जो है बहुत अच्छा होगा। और फास्फोरस का इस समय बहुत ही अच्छा रोल होता है। फास्फोरस आप समझते हैं कि जब दाना भरने लगता है तो धीरे धीरे जो पौधों का वजन भी बढ़ने लगता है। जब दाना भरेगा पौधों का वजन बढ़ेगा तो पौधों का स्वस्थ होना, उनके गांठों का, उनके जड़ों का विकास होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है से जड़ों का विकास होता है। इसलिए इसमें फास्फोरस की अगर कमी रहेगी तो जड़ों का विकास कम होगा और जड़ों का जब विकास कम होगा तो जड़ें जो है जो पोषक तत्व तो जमीन से अपटेक कम करेंगी, यानी ऊपर भाग पर जो है जो पौधों के ऊपरी भाग पर जो है पोषक तत्वों कम जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की जो है मात्रा है वो धीमी हो जाएगी। इससे आपके पैदावार पर बहुत ही असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप बोरान की मात्रा आप डालिए। बोरान की मात्रा आप डालें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें, क्योंकि बोरान से जो है जमीन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका अपटेक मतलब जड़ें जो है भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उनको जो है ज़मीन से ऊपर उठाती हैं और उस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं और जो है अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण करके भराव अच्छा आता दाने का। तो इसके साथ साथ जिंक का प्रयोग करिए। जिंक भी आप पहले भी डाल चुके होंगे। अगर पर्याप्त मात्रा में जिंक डाल दिए हैं, जैसे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप या 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपकी बालियों में जो दानों का भराव होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, इसमें खासकर मैं बताऊं काला नमक या सेंटेड वेराइटीज जो धान की होती हैं, अब इसमें आप समझ लीजिए कि काला नमक में सुगंध मैक्सिमम सुगंध तभी आता है जब उसमें रासायनिक खादें नहीं डाली जाती हैं। जब रासायनिक खादें नहीं डाली जाती, कार्बनिक खादें डालने से ही जो है काला नमक या सेंटेड वेराइटी जो होती हैं उसमें अच्छी तरह से सुगंध आती है। तो काला नमक में या सेंटेड वेराइटी में आप रासायनिक खाद न डाल करके ह्यूमिक एसिड आप डालिए। कार्बनिक खाद जो है ह्यूमिक एसिड है उसको आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो बाज़ार में ह्यूमिक एसिड सारी कंपनियां, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, उसको आप अगर डाल देते हैं तो आपके काला नमक या जो महकने वाली जो प्रजातियां हैं धान की, उसकी खुशबू बनी रहेगी और उसको जो आपका पैदावार भी अच्छा होगा। ये तो हो गया उर्वरक की मात्रा। अब आता है कीट। जो इस समय जब बालियां भरती हैं, दाने जब भरने लगते हैं तो उसमें गंधी कीट लगता है। आप जानते हैं गंधी कीट, देख रहे हैं आप किस तरह के गंधी कीट होते हैं। गंधी कीट जो है इनमें सकिंग टाइप का माउथ होता है। ये जो दाना जब भरा होता है, पानी उसमें पानी ही पानी होता है दाने में, तो ये जो अपना सूंड उसमें धंसा करके जो उसके रस को चूस लेती हैं। तो आप देखते हैं कभी कभी पूरी बालियां जो है आपको जो है सूखी हुई नज़र आती हैं। तो ये गंधी बग का उस समय बहुत अधिक प्रकोप होता है। तो इसको नियंत्रण के लिए 2 उपाय हैं। उसमें तो आप जो है कार्बनिक में आप नीम आयल आता है, नीम आयल का प्रयोग करके आप गंधी बग को नियंत्रण कर सकते हैं। 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो गंधी बग का नियंत्रण हो जाएगा। आप जब फ्लावरिंग स्टेज जब तक चले उसमें आप जो है समझिए कि 5 दिन 6 दिन के अंतराल पर नीम का आयल प्रयोग कर दीजिए। और अगर नीम का आयल आपको नहीं मिल रहा तो रासायनिक जो है इंसेक्टिसाइड नियो सुपर, जिसको थायोमेथोक्सोन कहा जाता है, वो 75% होता है, वो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बना करके अगर आप छिड़काव कर देते हैं, वो भी समझिए 1 सप्ताह के अंतर पर 2 बार आप कर देंगे तो गंधी का नियंत्रण हो जाएगा। गंधी आपके खेत में नहीं आएगी और इससे जो आपका पैदावार पर असर उसका नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आ गया, उसके बाद आता है स्टेम बोरर लगते हैं। धान में स्टेम बोरर लगता है, जैसे आप देख रहे हैं धान स्टेम बोरर का कीट होता है, इसका लार्वा भी होता है। तो इसके लार्वा और कीट दोनों नुकसान करते हैं। तो जब ये अंडा देती है ये स्टेम बोरर, तो इसमें 2 तरह से जो है ये प्रकोप करते हैं। एक होता है डेड हर्ट। जब अर्ली अवस्था में जब समझिए कि बालियां निकलने से पहले क्या होता है, आपका जो गोभा स्थिति के और पहले जो ब्रांचिंग वगैरह होती है उस समय जो है ये डेड हर्ट लगता है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि इनके सूंडी जो है वो धान के पौधे में बीच में घुस करके वो खाता है और जो है इस प्रकार से वो जो निचला हिस्सा जो है सूख जाता है। और जब निचला हिस्सा सूख जाएगा तो फिर ऊपरी हिस्सा भी सूख जाएगा। तो ये हो गया डेड हर्ट। ये जो है बिफोर फ्लावरिंग होता है। डेड हर्ट जो निचले हिस्से में लगता है वो फूल आने के पहले लगता है। अगला वो व्हाइट हेड कहते हैं उसको। अब कभी कभी आप देखते हो, जैसे हम दिखा रहे हैं फोटो में आप देख रहे हैं, व्हाइट हेड में ऐसा होता है कि जो बालियां निकलती उसके पहले जब लग जाता है
तो उसमें घुस करके रस चूसते हैं और ऊपरी जो बालियां आप देखते हैं अभी नई बालियां जो लग रही हैं वो भी सूखने लगती हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में सफ़ेद हो जाती हैं और वो सूख करके गिरने लगती हैं। आप देखेंगे कि पैच पैच में बालियां जो है सूख जाती हैं और बहुत नुकसान होता है। तो ये दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक डेड हर्ट होता है जो ज़मीन के ऊपर कुछ होता है, और वाइट हेड होता है जो ऊपर की बालियां जब सूखने लगती हैं तो ये वाइट हेड होता है। ये जो है फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। जो वाइट हेड है जब फ्लावरिंग होने लगता है धान में, उस कंडीशन में लगता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है फास्फेमिडान जो दवा आती है वो 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जैसा भी पानी आप डाल सकते हैं, 150-200 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है छिड़काव करिए। और ध्यान दीजिए कि जब तक ये फूल निकल रहे हैं आपके खेत में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो उसमें आप 7-7 दिन के अंतराल पर अगर 2 बार आप छिड़काव कर देते हैं तो ये जो है ये इनका जो है कंट्रोल हो जाएगा और फिर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो ये जो है आपका धान में बालियां निकलते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम आपको बता दिए। इसमें आपको ध्यान फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यूरिया का प्रयोग न करें, नमी बराबर रखें, और बोरान और जो है 05234 जो है NPK आती है उसका प्रयोग करें। गंधी का जो है नियंत्रण करें जैसा हमने बताया है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टेम बोरर तो बहुत ही खतरनाक है, आप इसको निश्चित रूप से इसको आप बराबर खेत में देखते रहें। स्टेम बोरर जब भी लगता है तो जो है पूरा आपका निचले वाला हिस्सा या ऊपरी हिस्सा जहाँ पर बालियाँ लगती हैं वो जो है सूख जाते हैं और सफ़ेद हो जाता है। तो आपको आपके धान पर बहुत ही असर करता है, पैदावार आपकी मारी जाती धान की। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो धान है वो अच्छी पैदावार देगा, आप समृद्ध होंगे और आपका पैदावार अच्छा होगा, मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी और आपके दाने भी चमकदार होंगे। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो जो है जब दाना पकने लगेगा तो उस पर क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, इसके बारे में हम बताएंगे। हम जो है पार्ट वार वीडियो बना रहे हैं जिससे आप आसानी से समझें, और छोटे वीडियो रहेंगे तो आप आसानी से उसको ग्राह्य करेंगे। तो अगला वीडियो हम जो है बनाएंगे जब दाने आपके पकने लगेंगे तो उस समय आपको क्या ध्यान देना होगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो अपना समाप्त करते हुए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे जो भी मैं अपना एग्रीकल्चर का नॉलेज मैं आपको प्रसारित करता हूं वीडियो में वो आपको बराबर मिलता रहे और आपके मित्र, आपके साथी किसान भी इसका लाभ उठावें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।